दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिलीप एजुकेट इंडिया में। दोस्तों ये वीडियो लेखपाल के लिए जो यूपी लेखपाल में वैकेंसी आई हुई है, जो बहुत बड़ी अच्छी वैकेंसी है, अच्छे नंबर में वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम सभी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि यूपी लेखपाल में जो ग्राम समाज एवं विकास विकास जो टॉपिक है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ योजना से रहेंगे कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हुई हैं, किन योजनाओं का लक्ष्य पूरा हुआ, किन योजनाओं का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों उसी के क्रम में हम देखने जा रहे हैं कि कुछ योजनाएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, उसके बारे में हम जानेंगे और भी धीरे धीरे हम बहुत सारी नॉलेज लेंगे। लेकिन इतना मान लीजिए, यदि आप यूपी लेखपाल में बैठने जा रहे हैं, भर्ती में बैठने जा रहे हैं, अगर आपको पास होना है, अच्छे नंबर से निकलना है, बीट करना है, चूँकि 8,000 समथिंग यानी 8,085 पोस्ट है, उसमें से भी कैटेगरी वाइज है और 1600 के आसपास महिलाओं के लिए है, तो अच्छी फाइट है। तो अगर आप इसको बेहतर तरीके से देख लेते हैं, 1-2 बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको ये श्योर है कि योजना से 5 या 6 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें से मिलेंगे। ऐसे मैं सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो बना दूंगा जो सिर्फ योजना पर रिलेटेड होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे ध्यान से सुनिए, फिर आप डिसीजन लीजिए ये वीडियो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए एडवांस में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा योजना, जैसा कि आपने देखा, और योजना से हम बात करेंगे ई नाम से। जैसे कि आप जानते हैं कि ई नाम एक योजना है जो कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से है, जिसमें किसानों के लिए हिदायत दी गई है। इसका नाम अगर देखें तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और नाम की जो स्पेलिंग है NAM, तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसका लक्ष्य क्या था कि 2016 में ई नाम योजना आई और मंडियों को जोड़ा गया। इसमें 1000 मंडियों को जोड़ लिया गया है और 2024 तक 1000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दोस्तों। यानी कि हमें देखा कि किसानों को बहुत अच्छे से अपने व्यापार को, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए ई नाम योजना सरकार ने शुरू किया 2016 में। 2016 में इन्होंने शुरू किया और इसमें लक्ष्य था कि मंडियों को आपस में जोड़ा जाए। मान लीजिए कोई बनारस में व्यक्ति बैठा हुआ है, किसान बैठा हुआ है, व्यापारी बैठा हुआ है, उसको दिल्ली का तय करना है कि दिल्ली में टमाटर कितना किलो भाव है, कितना रुपया किलो है। तो ये सब जानने के लिए मंडियों को ई नाम से जोड़ दिया गया है, ताकि लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों अब अगला देखते हैं। दूसरा हमारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आप नाम से ही समझ रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना यानी कि मिट्टी की स्वास्थ्य की जांच करना। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था और ये गंगानगर से स्टार्ट हुआ, जो कि राजस्थान में, गंगानगर राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये 2015 में खेती योग्य भूमि में जांच करने के लिए कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, इसमें किसान लोग क्या उगा रहे हैं, क्या इनको और देने की ज़रूरत है, और मिट्टी की क्या ज़रूरत है, तो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसी अन्य 12 तत्वों के बारे में सुझाव देना इस योजना का काम है। यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में राजस्थान से शुरू हुआ, गंगानगर से। प्रत्येक 2 वर्ष में ये कार्ड जारी होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में ये कार्ड जारी होता है। अलग देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसान को कभी मौसम ठीक नहीं रहा, पाला पड़ गया, ओला पड़ गया, सूखा पड़ गया, इत्यादि चीज़ों से अगर किसान को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो किसान को ज़्यादा नुकसान न रहे, किसान अपने आय को स्थिर बनाए रखें, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत की 2021 में। 2021 में। इसके कितने वर्ष पूरे हुए, क्वेश्चन घुमा दिया है कि कितने वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये फरवरी 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2021 में पूछ रहा है, तो 2016 में स्टार्ट हुआ था, अप्रोक्स 5 साल तो पूरे हो गए। तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है कि 13 फरवरी 2016 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और इसको घुमा के पूछ दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यह था किसानों की आय स्थिर रहे
आय में मतलब उनको ऐसा नहीं लगे कि जितनी लागत है उससे भी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं यूपी में कितना सिंचाई विभाग का व्यवस्था है। तो स्पेशल यूपी से रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सिंचाई हमारे यूपी में नलकूप से होता है, फिर नहर से होता है, फिर बोरिंग, नलकूप में ही बोरिंग आ गया, यानी कि नलकूप से, नहर से, फिर तालाब से, फिर अलग अलग चीज़ें हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। बहुत ध्यान से इस नाम को सुनिएगा। मान धन योजना 2019 सितंबर में, यानी 12 सितंबर 2019 में आई। इसका क्या है कि 18 से 40 वर्ष के किसान, 18 से 40 वर्ष के जो किसान लोग हैं, वो अगर 55 रुपये से 200 रुपये तक जमा करते हैं, इनमें से कोई भी राशि अगर जमा करते हैं तो उतना ही गवर्नमेंट भी जमा करती है किसान के खाते में। और जब वह किसान 60 वर्ष का हो जाएगा तब सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। दोस्तों ये मैंने नोट्स खुद से बनाए हुए आप लोग के पेपर के लिए, कि आप लोग का पेपर बहुत ही बढ़िया जाए। और अभी मैं लगातार 5-6 वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ योजना पर रहेगा। और योजना को अगर अच्छी तरह से आपने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, देखिए ये तो याद करने वाली चीज़ है, समझने समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। तो अगर आपने इसको देख लिया 2-4 बार, खाना खाते समय, बैठते समय, खाना बनाते समय वीडियो चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए, याद हो जाएगा। तो ऐसे ही बस याद करना आपको। तो मान धन योजना जो है वो 2019 में स्टार्ट हुआ, सितंबर 2019 में। और इसमें ये था कि 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक किसान जमा करें। और जब किसान वो 60 वर्ष का हो जाएगा तो 3,000 रुपये प्रति माह उसको दिया जाएगा। वो किसान की एज लिमिट क्या है, 18 साल से 40 साल तक के अंदर में। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एडिशनल लिख दिया, वो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन मेन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अभी हमने पीछे पढ़ा है मान निधि योजना है, और ये है सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना में हमने देखा कि गोरखपुर से स्टार्ट हुआ है सम्मान निधि योजना, और ये 24 फरवरी 2019 में स्टार्ट हुआ। अभी हमने जस्ट पीछे वर्ष देखा है, उसमें क्या था, मान धन योजना। तो जो मान धन योजना है, मान धन योजना है जिसमें 18 से 40 वर्ष के किसान 55 में से 200, जिसमें 3,000 रुपये रिटर्न होगा आफ्टर 60 ईयर्स प्रति माह। और ये भी 2019 में है। और जस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मानधन योजना था, और इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना में हमने ये देखा कि गोरखपुर से स्टार्ट हुआ और ये फरवरी 2019 से ये भी प्रारंभ हुआ। इसमें 6,000 प्रति वर्ष है, 2,000 प्रति 4 माह में, यानी 3 बार में ये 6,000 रुपये कर देंगे। इसमें था कि प्रारंभ में लघु किसान और सीमांत किसान के लिए लागू हुआ था। लघु किसान किसे कहते हैं, जिनकी 2 हेक्टेयर से कम होती है। सीमांत किसान किसे कहते हैं, जिसे 1 हेक्टेयर से कम होता है। लेकिन बाद में सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया। दोस्तों मैंने थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है कि जैसे कि आपने देखा कि जो 2 हेक्टेयर से कम होता है उसको लघु किसान बोलते हैं, और 1 हेक्टेयर से कम होता है तो सीमांत किसान बोलते हैं, जमीन यानी खेती वाली। और अर्ध मध्य किसान की बात करें तो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में होता है। और जो मध्यम किसान होते हैं वो 4 से 10 के बीच में होता है, यानी 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में होता है। और जो बृहद किसान होते हैं उनका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होता है, यानी खेती बाड़ी का। दोस्तों और थोड़ी जानकारी के लिए मैंने यहाँ के लिखा है, तो आप बस एक बार इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो सम्मान निधि योजना है, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना है, वो 2019 में फरवरी में स्टार्ट हुआ। इसमें 6,000 रुपये मिलेगा किसान को, उन किसानों को जिसमें ये लघु किसान सीमांत किसान है। अब बाद में इन सभी के लिए ओके कर दिया। 2,000 रुपये प्रति 4 माह में, यानी कि सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। एडिशनल जानकारी के लिए मैंने लिखा है दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं गोरखपुर से रिलेटेड, यानी गोरखपुर में टेराकोटा उत्पादन होता है। गीता प्रेस है जो कि 1923 से चल रही है। कल्याण पत्रिका जो 1926 से लगातार आज भी कंटिन्यू है। मुंशी प्रेमचंद जी प्रिंसिपल रहे थे यहाँ पे गोरखपुर कॉलेज में।
और रामगढ़ ताल गोरखपुर में ही स्थित है। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान भी गोरखपुर में ही है। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी मिली थी गोरखपुर में और जन्म हुआ था सहारनपुर में, सॉरी शाहजहांपुर में। और जवाहरलाल नेहरू, यही 4 वर्ष की सजा हुई थी, यानी गोरखपुर में 4 वर्ष की सजा हुई थी जब आंदोलन हो रहा था। तो सबसे बड़ा खाद कारखाना भी गोरखपुर में ही है। उसका प्रिलिंग टावर 149.5 मीटर है। और एम्स की शुरुआत भी गोरखपुर से हो रही है, जो अभी लगातार बहुत सारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं हर स्टेट में। तो यहाँ पे हमने देखा कि गोरखपुर से इतनी सारी चीज़ें प्रारंभ हो रही हैं। तो एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं। 1985 में जो इंदिरा आवास योजना के नाम से योजना चल रही थी, उसको 2016 में बदल दिया गया। क्या बोला गया? प्रधानमंत्री आवास योजना 2016। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपये दिए जा रहे हैं और पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 2016 से लागू है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जो 2011 में जनगणना में जैसी इंफॉर्मेशन दी गई थी उसी के अनुसार ये चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों याद रखना, जो इंदिरा गांधी आवास योजना है उसी का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, जो 2016 से लागू है। अभी बहुत सारे गांव के लाभार्थी लोग हैं, इसे ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। अगला देखते हैं। तो अगला हमने देखा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ये 6 राज्यों में, और ये बिहार से शुरू हुआ था, जिसका नाम है खगड़िया। ये बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में और राजस्थान में ये लागू है। 12 मंत्रालय मिलकर शुरू किए हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना को 12 मंत्रालय में मिलकर बात किए हैं इसमें। फॉर कोविड, यानी कोविड से परेशान श्रमिक भी इसमें शामिल है। यानी कि गरीब कल्याण रोजगार में जो बिहार से स्टार्ट हुआ था, खगड़िया जिला से, खगड़िया जगह है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में और झारखंड में चल रहा है। और 12 मंत्रालय इसमें काम कर रहे हैं। अगला देखते हैं। तो अगला हमने देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन, इन्हीं के नाम पे एक कोई योजना है और जो हम यूपी स्पेशल में पढ़ेंगे। पुराना योजना जो पूरा योजना, पूरा योजना जो कि आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के समय चल रहा था, PURA पूरा। एपीजे अब्दुल कलाम 2004 में इनके नाम पे चल रहा था। इसी का नाम, पूरा योजना का नाम बदल के इन्होंने रख दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न योजना। इसमें क्या था, गाँव का समूह बनाया गया था और जिसमें गाँव को स्मार्ट बनाना था, जल और सिंचाई व्यवस्था देनी थी, गाँव को छोटे छोटे क्लस्टर में अच्छे से बनाना था। तो जो पूछा जाएगा कि पूरा योजना था जो प्रधानमंत्री के द्वारा, सॉरी, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2004 में चलाया गया था, उसको अब नया नाम क्या दे दिया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन। आगे देखते हैं। मनरेगा योजना आप लोग अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे कि मनरेगा में और क्या क्या है, कैसे कैसे। मैं नॉर्मली लेके आया हूँ कि अगर अंशदान देखा जाए तो 75% केंद्र देती है और 25% राज्य देता है। और अभी 181 रुपया जो था वो 11% बढ़ के 11% बढ़ा, तब जाके 202 रुपया हुआ। और ये 2005 से प्रारंभ है, हम सभी जानते हैं। मतलब ये 2005 में पास हुआ, 2006 से लागू हो गया और 2006 से यूपी में भी प्रारंभ हुआ। मजदूरी इसकी 100% है। ग्रामीण अंशदान जो केंद्र देती है वो 75% और राज्य देती है वो 25%। और 5 किलोमीटर के अंदर अंदर रोजगार मिल जाना चाहिए। रोजगार के लिए अतिरिक्त देय, अगर इससे ज़्यादा है तो अतिरिक्त यानी किराया भत्ता मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में पूरे 1 पेज का लिख के लाऊंगा। अभी तो ये बहुत शॉर्टकट में बता दिया दोस्तों। तो मनरेगा के बारे में चर्चा करूंगा श्योर, बट बाद में। अभी आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें 10,000 रुपये का कर्ज दिया गया, जो कि जून 2020 में चला, जिसमें सभी छोटे बड़े लोगों को, यानी जो रेडी पटरी चलाने वाले हैं उनको 10,000 का कर्ज दिया गया कि भैया अपनी रोजी रोटी चलाओ, बाद में जब पैसा होगा तो लौटा देना। बैंक ने इसको वेरीफाई किया। 2022 तक योजना चली, मार्च 2022 तक रखा गया है, अभी चल ही रहा है।
इसमें स्ट्रीट वेंडर है, वही रेडी पटरी वाले लोग हैं। 10,000 का मदद बिना प्रूफ के बैंक ने इनको पैसा दिया कि भैया रोजी रोटी चलाओ। कोरोना में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ गई हैं। तो ये है स्वनिधि योजना। क्या है? स्वनिधि योजना 2020 में स्टार्ट हुई थी जून में, जिसमें 10,000 रुपये मदद की जा रही थी। मदद नहीं, एक तरह से कर्ज है जो बाद में लौटाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो अमृत योजना देखो, अमृत योजना 2015 आहा, अटल नवीकरण व शहरी परिवर्तन योजना, जो कि पुनरुद्धार है। यानी कि अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना, जिसमें पानी और सीवरेज की बात की गई थी। 500 शहरों के लिए बाढ़, पानी, उद्यान के लिए कायाकल्प को चेंज करने के लिए अमृत योजना चला था। यानी अमृत योजना जो पानी से रिलेटेड स्वच्छता है, बाढ़ आ गई, पानी कहीं रुक रहा है, उससे रिलेटेड वो अटल नाम से चल रहा है, अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना। इसके बारे में आगे देखते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण। सार्वभौमिक टीकाकरण हम सभी जानते हैं 1978 से प्रारंभ हुआ था। सार्वभौमिक टीकाकरण 78 से, इसको बदल के 1985 में लाया गया। 7 वर्ष बाद नाम बदला गया। ये 12 प्रकार के टीके के लिए, जैसे टीबी है, डिप्थीरिया, खांसी है, ज्वर है, ये सब के सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो बस ये लिखना है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कब से शुरू हुआ। तो जो टीकाकरण है 1978 से प्रारंभ हुआ, लेकिन इसको परिवर्तन करके 1985 में भी नाम बदला गया, और इसका सार्वभौमिक टीकाकरण से ही रिलेटेड है। कंफर्म नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल देख के बता दूंगा एक बार। आगे देखते हैं। स्वामित्व योजना नोडल मंत्रालय। स्वामित्व योजना नोडल मंत्रालय की अगर बात करें, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय 24 अप्रैल 2020, 24 जनवरी 2000 ये मतलब एडिशनल जानकारी लिखा हुआ है कि 24 जनवरी यूपी दिवस मनाया जाता है। और हम जानते हैं पंचायती राज जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। एडिशनल जानकारी है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। स्वामित्व योजना यानी नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है, 24 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था। और इसमें भूमि के मालिक को कागज दिया जाए, यानी कि मालिकाना हक दिया जाए, जिसको हमने बोला स्वामित्व योजना। यानी जब भी स्वामित्व योजना की बात आएगी तो उसमें मालिकाना हक दिया जाएगा, और वो स्टार्ट हुआ है 2020 में, यानी कि 24 अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ दोस्तों स्वामित्व योजना। यानी कोई किसी का ज़मीन हड़प ना ले, तो कागज़ पत्तर अभी से बनवा कर तैयार कर ले जाए। किसी का ज़मीन, अगर SC ST का ज़मीन कोई खरीद रहा है तो उसमें अधिकारी का शामिल होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट की बात करें तो खाद्य 2017 में स्टार्ट हुआ, और ये 75% डिस्काउंट पे सरकार सब्सिडी देगी, और वर्मी प्लांट लगाने पर वर्मी खाद एवं विकास करने के लिए, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो कि जैसे अभी आपने देखा सिक्किम जो है पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हो गया, तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक नहीं है। तो वर्मी कंपोस्ट में 75% डिस्काउंट मिला, जो 2000 वर्मी कंपोस्ट यूनिट 2017 में स्टार्ट हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग एक बार सरसनी गांव से देख लेंगे, सुन लेंगे इस वीडियो को, तब भी आपके ध्यान में रहेगा और आप पेपर में टिक करके आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग है तो 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं गलत ना हो जाए। उत्तर प्रदेश के लिए शहर में, मतलब उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल टर्मिनल रास्ट जो कि वाराणसी में हुआ है। और मल्टी मॉडल हम सभी जानते हैं कि मल्टी मॉडल उसी कहाँ से, जहाँ पे सड़क की सुविधा हो, रेल की सुविधा हो, वायु की सुविधा हो, और जल मार्ग भी हो, वायु मार्ग भी हो, रेल भी हो और सड़क भी हो, जहाँ पे आने जाने के संसाधन बिल्कुल परिपूर्ण है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को बहुत जल्दी कहीं पर ट्रांसफ़र करना है ट्रांसपोर्ट से, तो हवाई जहाज़ से कर सकते हैं, रेल मार्ग से कर दें, पानी वाले शिप से कर सकते हैं। तो जो अगर पूछा जाए कि मल्टी मॉडल टर्मिनल राष्ट्र किसको बनाया गया, तो वाराणसी को बनाया गया है। यूपी में 1950 में जमींदारी उन्मूलन एवं भू व्यवस्था अधिनियम 1950, ये एक नया टॉपिक है, इससे रिलेटेड हो गया। ये मतलब एडिशनल अलग से कि हमें याद हो जाए, ये साथ में मैंने लिख दिया लास्ट में। क्या लिखा है मैंने, एक बार देख लीजिए। मैंने लिखा है कि यूपी में 1950 में जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम आया था 1950।
किसान बही 1992-93 में आया था। क्रेडिट कार्ड 1998-99 में आया था। चकबंदी 1994 में हुआ था। और यूपी में अगर बात करें, थोड़ा सा ऊपर करके हम देखें इसमें क्या है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आय यानी इनकम बहुत ज़्यादा है। इसमें विद्युतीकृत है और कृषि भी अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई नलकूप वगैरह ज़्यादा है, नहरें भी ठीक ठाक हैं। पूर्वी यूपी में अगर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है पूर्वी यूपी में, जो कि जैसे आजमगढ़ है, चंदौली है, देवरिया है, बलिया है, गोरखपुर से रिलेटेड जो मंडल उस पार के हैं ये सब। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की साक्षरता सबसे अच्छी है यूपी में। आगे देखते हैं, ये जो भी एडिशनल मिलेगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो कि 2014 में स्टार्ट हो गई थी, 25 सितंबर 2014 में। इसमें क्या था, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रदान करना, और जो 15 साल से 35 साल के युवा हैं उनको कौशल प्रदान करना, इसमें मेन ये था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत। इसी के साथ साथ अंत्योदय योजना था, उसको अंत्योदय दिवस जो मनाया गया वो 25 सितंबर को, यानी कि ये 25 सितंबर 2014 को जो यानी जो भी युवक हैं, महिला हो पुरुष हो, 15 साल से लेकर 35 साल तक उनको कौशल प्रदान करना था, जो ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत आएंगे। और ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ, इसलिए हम एक यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों, जैसे पीएम मोदी साहब आए थे, स्वच्छ भारत बहुत अच्छे लेवल पे चला था, लेकिन अब उसका क्या रिजल्ट है आप सभी देखते हैं। ग्रामीणों को ODF यानी खुले में शौच मुक्त 10 करोड़ प्लस शौचालय बनवाए थे, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनवाए गए थे। फिर भी अभी ग्रामीण में लोग मतलब खुले में शौच हैं करते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, और 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 1969 में दूसरा चरण स्वच्छ भारत 2.0 आया, और 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि 2014 से लेकर 2019 तक, 2014 से लेकर 2019 तक चला पहला चरण, और दूसरा चरण चल रहा है जो कि स्वच्छ भारत 2.0, वो 2020-21 से लेके 2024-25 तक चलेगा, जिसमें 60% केंद्र का दान है और 40% राज्य का अंशदान है। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखा जाए तो पूरा केंद्र ही लगभग 90% केंद्र देता है और 10% राज्य देता है। केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र का खर्चा होता है। तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि ये क्या है। हमने अभी देखा है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है 2014 में स्टार्ट हुआ, 2014 से 19 तक स्टार्ट हुआ था। ये गांधी जी की 150वीं जयंती पे स्टार्ट हुआ था, और जयंती पे ये मैंने जो डेट लिखा हुआ गांधी जी का जन्म है, जन्म। दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, क्या है, स्वच्छ भारत 2.0, जो कि 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलेगा। इसमें 60% केंद्र अंशदान करेगी और 60% राज्य। और पूर्वोत्तर की बात करें, जैसे कि जो 7 सिस्टर्स हैं, उसमें 90% केंद्र और 10% राज्य करेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश तो 100% गवर्नमेंट यानी कि केंद्र खर्च करेगी। आगे देखते हैं, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और इसमें आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री को दिखाना जो है, दिखाना, बताना, समझाना है, वो इसी से है। क्योंकि अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा तो इन्होंने बहुत सारे चरण में चलाए। जैसे कि आपने देखा प्रथम चरण चला था अप्रैल से जून 2020 तक, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जब राशन बंट रहे थे। इसमें क्या है कि 2020 कोविड में 24 मार्च 2020 कोविड से चल रहा था, तो अप्रैल से जून 2020 में पहला। दूसरा चरण देखें तो जुलाई से नवंबर तक 2020 में। तीसरा अगर देखें तो अप्रैल से जून तक 2021।
चौथा चरण देखें तो जुलाई से नवंबर तक 2021, पांचवा चरण दिसंबर से मार्च, ये चल रहा है, दिसंबर से मार्च 2022 चल रहा है। नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय का नाम वित्त मंत्रालय, फाइनेंस की चीजें हैं, क्योंकि भाई इतना सारा अन्न जा रहा है तो लेखा जोखा तो रखना है। आगे देखते हैं, पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि केंद्र सरकार की है। 10 लाख तक ऋण प्रदान किया गया है युवा उद्यमी को, जो लोग भी अपना नया नया एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, नए उद्यम जैसे एमएसएमई है, उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे बिजनेस खोल रहे हैं, उनको 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जाएगा। जिसमें अगर मतलब उसे 3 कैटेगरी है, शिशु वाली कैटेगरी में आपको 50,000 दिया जाएगा, किशोर वाली कैटेगरी में आपको 50,000 से 5 लाख तक दिया जाएगा, और तरुण जो है योजना, उसमें आपको 5 लाख से 10 लाख योजना मतलब आपको ऋण दिया जाएगा। तो ये उनके लिए है जो लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। आगे देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष, आप सभी नाम सुने हैं। मिशन इंद्रधनुष के प्रारंभिक दौर में कितने टीके यानी लगवाए जाते थे? तो 7 टीके उपलब्ध थे स्टार्टिंग में, 5 और जोड़ दिए गए, जिसको तीव्र इंद्रधनुष के नाम से जाना गया, या सघन इंद्रधनुष, या इंटेंसिफाई इंद्रधनुष के बारे में बात करें तो ये क्या है, कैसे टीकाकरण स्टार्ट हुआ था 1978 में, ध्यान रखिएगा। सार्वभौमिक टीकाकरण की बात हुई तो 1985 में बात हुई, और मिशन इंद्रधनुष की जब बात हुई तो 25 दिसंबर 2014 में। तो एक मिशन इंद्रधनुष है, सार्वभौमिक टीकाकरण है, और टीकाकरण अभियान है, ये तीनों एक ही है, लेकिन बस इसको अलग अलग सेशन में जारी किया गया है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो हम ये डेट देख लेंगे कि जो अभी मिशन इंद्रधनुष है वो तो हाल फिलहाल 2014 वाला है, और अगर पुराना टीकाकरण पूछे तो 78 में, 1978 में, और सार्वभौमिक टीकाकरण पूछे तो 85 में। आगे देखते हैं दोस्तों, अन्नपूर्णा योजना 2000 से लेके 2001 तक, 2001 में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को जो पेंशन से छूट गए थे, यानी आप जानते हैं पहले बहुत ठीक ठाक से सेंसस नहीं होता था, बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल नहीं होता था, तो उस समय जो लापरवाही हो गई थी, जिनको पेंशन लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको 10 किलो अनाज दिया जा रहा था अन्नपूर्णा योजना में। आगे देखते हैं, तो कस्तूरबा गांधी योजना की अगर हम बात करें, कस्तूरबा गांधी योजना साक्षरता दर को बढ़ाना था, महिला साक्षरता न्यून थी, इसलिए वहाँ पे जहाँ जहाँ जनपद में महिला की मतलब एजुकेशन में बढ़ावा देना था तो वृद्धि करना था। हॉस्टल फैसिलिटी दी गई खास करके महिलाओं के लिए, SC ST OBC के लिए तो बिल्कुल बढ़ावा दिया गया, और बिलो पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको भी, परिवारों को साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए स्पेशली फीमेल के लिए कहा गया था। फीमेल हॉस्टल बने थे, फीमेल विश्वविद्यालय बना था, फीमेल कॉलेज बने थे कस्तूरबा के नाम से, कस्तूरबा गांधी के नाम से। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे है कि PM ग्राम सड़क योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्योर अनसर्टेन पेपर में आ जाएगा। इसमें 60% और 40% केंद्र और स्टेट का है। तो इसमें दिसंबर 2001 से अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था, ग्राम सड़क को शहर सड़क से जोड़ना, यानी कि जितने सारे छोटे छोटे गांव से मेन सड़क है उन सबको जोड़ना, और 500 प्लस जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिस एरिया में 500 प्लस है उनकी सड़क को ठीक से बनाए रखना और मेन सड़क से जोड़ देना। 250 प्लस जनसंख्या वाले सड़क योजना में पूर्वोत्तर या मरुस्थल क्षेत्र में, अच्छा ये बता रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में जहाँ 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं उनकी सड़क को दुरुस्त करना, मेन शहर से, सिटी से, नगर से जोड़ना, और जहाँ पे पूर्वोत्तर के लोग हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग हैं, वहाँ पे 250 लोग रहते हैं, तब भी वहाँ पे सड़क अच्छी सुविधा प्रदान की जाएगी। ये है PM ग्राम सड़क योजना, यानी केंद्र योजना है। आगे देखते हैं सर, बस लास्ट है, सर्व शिक्षा अभियान की बात करें 2000 से 2001 सब पढ़े सब बढ़े। तो हम जानते हैं कि संविधान में 86वां संशोधन हुआ था जो कि 2002 में हुआ था। इसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को अधिकार था। आर्टिकल 51 में बोला गया सभी मम्मी पापा को, यानी एक कर्तव्य भी बना दिया गया, बच्चों के लिए अधिकार बनाया और पेरेंट्स के लिए कर्तव्य बना दिया कि भाई अपने बच्चों को आप स्कूल में भेजो, क्योंकि स्कूल में मिड डे मील आ गया, कपड़े भी मतलब ड्रेस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लगी,
किताबें भी प्रोवाइड कर रही है। तो बस आप बच्चे को स्कूल भेजिए, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये मिड डे मील सॉरी सर्व शिक्षा अभियान के, जब सर्व शिक्षा अभियान था, आप सभी जानते हैं, एक पेंसिल बनी होती थी ऐसे, और उस पे एक लड़का बैठा हुआ था छोटा सा, एक लड़की बैठी हुई थी छोटी सी, और यहाँ पे लिखा होता था सब पढ़ें सब बढ़ें। तो 2000 से 2001 में ये योजना चल रही थी। आगे देखते हैं दोस्तों, मिड डे मील की अगर बात करें तो मिड डे मील में हमने देखा, मिड डे मील में बच्चों के लिए बहुत सुविधा हो गई। हम जानते हैं कि पहले हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल में, तो उस समय वो 4 किलो 5 किलो या 3 किलो चावल मिलता था। 15 अगस्त 1945 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 15 अगस्त 1995 से 2000 तक अनाज बांटा जाता था। फिर सन 2000 में पका पकाया भोजन बांटा गया। फिर उसके बाद 2020 और 2021 से 2025-26 तक ये पोषण के साथ जोड़ दिया गया कि बच्चों का पोषण अच्छा से न्यूट्रिशन दिया जाए, जिसमें 300 कैलोरी से लेके 700 कैलोरी तक उसमें न्यूट्रिशन होगा। और 300 कैलोरी की अगर बात करें तो 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। 300 ग्राम कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। इसमें 1 साल से 8 साल तक के बाल वाटिका यानी बच्चों का सघन होता था। प्री प्राइमरी स्कूल से भी रिलेटेड है ये। आगे देखते हैं, भारत निर्माण योजना में कितने घटक हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना में कितने घटक हैं। तो 6 घटक हैं दोस्तों। अभी मैं 6 का नाम नहीं बता सकता, बट ये है कि 6 घटक है भारत निर्माण योजना में, और उनको हम देख लेते हैं। बस एक लाइन का क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना में कितने घटक हैं। तो 6 घटक। गाँव को संपूर्ण विकास देने के लिए, वही मतलब हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, उनकी सड़क की सुविधा होनी चाहिए, इत्यादि चीज़ें हैं। तो सन 2005 से प्रारंभ हुआ था भारत निर्माण योजना। आगे देखते हैं दोस्तों, पूरा योजना अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे, कुछ देर पहले, कि एपीजे अब्दुल कलाम ने गांव में शहरी वाली व्यवस्थाएं सुविधाएं मिलने के लिए बोला गया था। तो उसमें ये योजना बहुत सफल नहीं हुई, तो इसको बाद में किसी और चीज़ में जोड़ दिया गया, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जोड़ दिया गया था, और आगे देखा गया। हाँ, बस लास्ट है। तो दोस्तों आप एक बार देख लीजिए, इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये लास्ट में मैंने कुछ लिखा है। मरुस्थलीकरण की अगर बात करें तो 1977-78 में हुआ था। मृदा अपरदन और जलीय मृदा अपरदन और नालिका से रिलेटेड था, जो कि कम उपजाऊ को रोकना, मिट्टी का अपरदन। ये उस समय एक योजना चल रही थी, जो कि मतलब अगर हम मिट्टी को अच्छे से सुरक्षित बचा कर रखें तो उपजाऊ, जैसे आप सभी जानते हैं कि मैदानी भागों में बाढ़ आती है, तो अपने यहाँ से जो भावर होती है, खादर होती है, और एक बंगर होता है। बांगर, बावर और खादर। तो आप जो जानते हैं कि खादर वाली जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा उसमें उपजाऊ होता है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय दिया। और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर आपके योजना से क्वेश्चन आएंगे तो मैं जो 5, 6, 7 वीडियो बनाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे 100%, क्योंकि मैं खुद से नोट्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इसको एक बार 2 बार बस रिवाइज करते रहिएगा, बार बार, धीरे धीरे, 10-15 मिनट में। स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए, स्पीडोमीटर लगा के जल्दी जल्दी सुन सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को दिलीप एजुकेट इंडिया में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो और आप जरूर से जरूर लेखपाल अधिकारी बने। थैंक यू सो मच।